अभी लास्ट क्लास में अपन लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादातर एंथैल्पीज के बारे में बात कर ली थी, और अपने को उसके आगे जो बात करनी थी वो थी बॉन्ड एंथैल्पीज की, है ना। लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसके पहले एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इन सब की बातें कर ली थी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और हमने कहा था कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो लास्ट हमको डिस्कस करनी है कुछ बातें, वो है बॉन्ड एंथैल्पीज और रेजोनेंस एनर्जीज। तो बॉन्ड एंथैल्पीज में हमने एक डेफिनेशन लिख ली थी कि इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड to break a particular type of bond in gaseous compound to either into gaseous atoms or into free radicals. This must be the last line that you guys must have written, है ना। यहीं तक लिखा था। चलो, तो अब अपन इसके आगे आज बॉन्ड एंथैल्पी समझते हैं, फिर इसका यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एंड आफ्टर बॉन्ड एंथैल्पीज वी विल मूव अहेड टू रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो बच्चों, उसमें लिखो एग्जाम्पल। मान लो आपके पास CH4 है और इसमें आप एक CH बॉन्ड तोड़ देते हो, तो ये आपको एक CH3 डॉट फ्री रेडिकल दे देगा और H डॉट एटम दे देगा। एंड लेट्स से इस स्टेप के लिए आपका जो डेल्टा H है उसको आप डेल्टा H1 इक्वल टू x1 किलो जूल पर मोल कह रहे हो। हाँ अर्नव बेटा, आपको ये डेटा के साथ मिल जाएगा उसमें, है ना। वहां पर डेटा के साथ है, हम इसको भी समझ रहे हैं स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके बनाकर। अगले स्टेप में आपके पास CH3 डॉट फ्री रेडिकल था, अब आपने इसमें से सेकंड बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया CH के, और इस बार जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज x2 किलो जूल पर मोल, है ना। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसमें x3 और x4 किलो जूल एनर्जी लिख देते हैं। ऑब्वियसली ये चारों बॉन्ड बराबर एनर्जी से नहीं टूटेंगे, थोड़ी अलग अलग एनर्जी से टूटेंगे। तो उसके बाद अगर हम इन एनर्जीज की मदद से CH की बॉन्ड एनर्जीज लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ CH2 डॉट और डॉट फ्री रेडिकल, एक और बॉन्ड तोड़ देते हैं हम, तो एक सिंगल बॉन्ड CH बचेगा, एक और हाइड्रोजन का एटम रिलीज हो जाएगा, और डेल्टा H3 विल बी x3 किलो जूल पर मोल। और लास्ट स्टेप में हम लोगों ने ये जो आखिरी H का बॉन्ड था इसको तोड़ दिया, तो हमको कार्बन एटम मिल गया और हाइड्रोजन एटम मिल गया, और डेल्टा H4 जो है वो x4 किलो जूल पर मोल है। तो अब अगर ये डेटा हमारे पास हो और हमको बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड लिखना हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये चार डेटाज हैं, तो हम इनमें से किसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH कहेंगे, किसको कहेंगे, एवरेज को। सही बात है। तो क्या होता है जब आपके पास अगर कोई एक बॉन्ड है जो अलग अलग बार टूट रहा है और अलग अलग एनर्जीज निकल रही हैं, तो आप जब उसकी बॉन्ड एनर्जी लिखते हो तो आप उसको उसका एवरेज लिखते हो। तो इन दिस केस द CH बॉन्ड एनर्जी दैट यू विल राइट इज x1 plus x2 plus x3 plus x4 upon 4 kilojoules per mole. So you'll write the bond energy of CH as the average of all these bond energies. This is your bond energy of CH. लिखो यहां तक, फिर मैं तुमको कुछ बात बताता हूं और फिर क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया।
हाँ, अब देखो काम की बात जो है तुम्हारे लिए वो क्या है, सुनना बात को। मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपने को डेटा दिया होगा, वो अपने को किसी एक बॉन्ड का दे रखा होगा इस फॉर्मेट में कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच इज लेट्स से सम, मान लो ऐसा कह देते हैं 200 किलो जूल पर मोल दे दिया है लेट्स से, है ना। इट इज गिवन एज 200 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ डेटा दे दिया। तो अब आप ये मान के चलोगे कि सी एच बॉन्ड कोई भी हो, उसको तोड़ने के लिए इतनी ही एनर्जी लगेगी। फॉर आर कैलकुलेशन पर्पसेस we will assume that all CH bonds will need the same amount of energy। ये बात समझ में आई है? even if the bonds are not of same species, है ना। तो CH बॉन्ड CH4 में हो या C2H6 में हो, हम ये मान के चलेंगे कि अगर बॉन्ड एनर्जी CH की दी है तो इसमें तोड़ने में भी उतनी लग रही है और इसमें तोड़ने में भी उतनी ही एनर्जी CH के एक बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है। हम ये मान के चलेंगे कि सारे सी एच बॉन्ड्स की एनर्जी का एवरेज हमको एनर्जी दे दिया गया है, तो हर बॉन्ड के लिए हम उतनी एनर्जी मान के चलेंगे। इसको भी क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे यूज होगा, है ना। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू यूज। बट जैसे अभी हमने माना ना कि हर स्टेप में अलग अलग एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं मानना है आपको। ये प्रैक्टिकली बात ऐसी होती है कि आप एक्चुअली एक एक बॉन्ड तोड़ो तो हर एक का डेल्टा एच अलग अलग आता है। But for calculation purposes, we always work with average bond energies and assume that all CH bonds will require this average CH bond energy। बिल्कुल, हम CH बॉन्ड की एनर्जी को सेम मान के चलेंगे, एवरेज एनर्जी के बराबर। अब इसको अपन यूज भी कर लेते हैं ना, लेट्स यूज दिस। यहां तक लिखा सबने? चलो तो लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज। लिखो बच्चों क्वेश्चन। Heat evolved in the reaction. Heat evolved in the reaction H2 gaseous plus Cl2 gaseous giving you 2HCl gaseous is 182 kilojoules, full stop। Bond energies of H single bond H and Cl single bond Cl are 430 and 242 kilojoule per mole respectively। Full stop। The H single bond Cl bond energy will be, your options are A 245 kilojoules per mole, B 427 kilojoules per mole, C 336 kilojoules per mole, या फिर D 154 kilojoules पर मोल। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? नहीं अक्षत, शायद ये नहीं आएगा। मेरे को भी कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए। क्या बात करो, सबका ये आंसर आ रहा है क्या? रुको मैं भी जल्दी से क्विकली सॉल्व कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो दिमाग में सोच रहा हूँ वो कुछ और आ रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू मी द डेल्टा एच ऑफ reaction will be bond energy of H2 plus bond energy of Cl2 minus 2 into bond energy of HCl। This should be the equation according to me। तो क्या इससे तुम्हारा ऑप्शन सी आ रहा है क्या इससे?
ये लोगों ने 2 नहीं लगाया था। मेरे को लग नहीं रहा कि इससे सी आना चाहिए। लेट्स सी। So delta H of the reaction is minus 182, which is equal to 430 plus 242 minus 2 into bond energy of HCl. इसको rearrange कर दें तो bond energy of HCl will be 430 plus 242 plus 182 by 2। कितना आएगा ये? हाँ रोश, अब ठीक है। कितना आएगा भाई? गड़बड़ कर रहे थे सब लोग, गलत आंसर दे रहे थे मेरे को। एक बार को तो मेरे को डाउट होने लगा कि यार मैं गलत सोच रहा हूँ क्या। हाँ, सी नहीं आएगा भाई, ये आ जाएगा 427 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आई क्या हुआ? अच्छा, लोगों ने क्या इसका एवरेज कर दिया था? 432 42 by 2, तो ये एवरेज किस बेसिस पे कर दिया था? हाँ, मैं देखो इसको समझाता हूँ तुमको। अभी मैं इस पे 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, अच्छे से अपन समझेंगे बातों को। है ना? सुनो इस बात को, सुनो सुनो सुनो। देखो हुआ क्या रिएक्शन के अंदर, हमने ऐसा क्यों लिख दिया। देखो, इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा। ये H2 टूट के H और H बनाया होगा। अगर हम बॉन्ड तोड़ें तो हमको H2 तोड़ के H और H बनाने पड़ेंगे। Cl तोड़ के Cl और Cl बनाने पड़ेंगे। और फिर क्या होगा, H और Cl जुड़ के और H और Cl जुड़ के HCl बनाएंगे। तो H2 तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी लगेगी H2 की, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। Cl2 तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी Cl2 की देनी पड़ेगी। और जब HCl का बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, क्या होगा? रिलीज होगी ना। तो यहाँ 2 बार बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, और क्योंकि रिलीज हो रही है इसलिए इस पर नेगेटिव साइन लगा दिया। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज एनर्जी ऑफ H2, ये एब्जॉर्ब, एनर्जी ऑफ Cl2 ये एब्जॉर्ब, माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl ये रिलीज। तो हमने डेल्टा H सिंगल स्टेप को 3 स्टेप में ब्रेक कर दिया, 1 2 और 3। और मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला भी बन जाएगा, यहीं दिख जाएगा कि अगर आप देखो इस बात को तो आप इसको ऐसे एज अ फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ोगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाओगे आप हमेशा। है ना? रिएक्टेंट खत्म होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो डेल्टा एच रिएक्शन में क्या होगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इतनी तो पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए, और रिलीज कितनी होगी, तो माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और ध्यान से देखो तो यही किया अपन ने, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और जितने मोल होंगे समेशन में उससे मल्टीप्लाई तो होता ही है ऑलरेडी। बात समझ आ रही है? हाँ। अब एक बात और बचती है कि सर ये -182 क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा था आपको, क्वेश्चन ने क्या लिख के दिया था कि 182 किलो जूल हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होती है तो डेल्टा एच माइनस आता है, तो इसलिए -182 लिखा था मैंने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं भाई इस तरीके का, फिर एक और वेरिएशन का सवाल करेंगे अपन। करें? समेशन का और बॉन्ड का साइन नहीं, नहीं एक जैसा नहीं है बेटा। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं ये एप्सिलॉन को ऐसा बनाने की जगह शॉर्ट में ऐसा बना दूंगा, तो एप्सिलॉन ऐसा होता है और समेशन तो सिग्मा होता है, कैपिटल सिग्मा।
है ना? बिल्कुल। हाँ अक्षर। चलो यहाँ तक लिखा बच्चों सबने? ये अलग से क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से नोट करके लिख लेना। इसको फिर अपन और एक सवाल करते हैं, चलो करें। ठीक है, लिखो सवाल भाई। राइट डाउन अ क्वेश्चन। Calculate the enthalpy for the reaction. Calculate the enthalpy for the reaction CH2 double bond CH2 gaseous plus H2 gaseous, giving you CH3 single bond CH3 gaseous if bond energies of C single bond H is equal to 99 kilocalories per mole, comma bond energies of C double bond C is equal to 147 kilojoule, kilo calories per mole, comma bond energy of H single bond H is equal to 104 kilocalories per mole, and bond energy of C single bond C is equal to 83 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये डेटा दिया है और इस डेटा की मदद से आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताना है। तो बताओ भाई, किलो कैलोरीज में कितना आएगा आंसर? तो फॉर्मूले से कर सकते हो आप लोग, मैं इसको आपको थोड़ा और चीज़ें एक्सप्लेन करने के हिसाब से लिख रहा हूँ। सोल्यूशन आप लोग चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो पर ठीक है बेटा, पर मोल नहीं आएगा, किलो कैलोरीज में डायरेक्ट आंसर लिख दो, पर मोल मत लिखो। ठीक है, वैसे पर मोल लिख दो बट बेटर है कि पर मोल ना लिखो, केवल ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। केवल चेक करो आंसर, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। पीयूष 267 नहीं बेटा, कुछ तो गड़बड़ करी है तुमने।
ऐसा कुछ आना चाहिए बच्चों। हाँ वैभव ठीक है, आंचल ठीक है, केवल्य ठीक है, स्पष्ट गड़बड़ है बेटा। तो देखो, आप जो फॉर्मूला बताया उससे लिखो, या लॉजिक लगा के सिर्फ इस तरीके से लिखते कि भाई बॉन्ड एंड ब्रोक ब्रोकन जो है, या जो जो बॉन्ड तोड़े हैं अपन ने, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और जो बॉन्ड बन रहे हैं ये एनर्जी रिलीज होगी, तो दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। तो टोटल डेल्टा एच जो है, ये इसको आर और पी की जगह डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू कह देता हूं मैं। देयरफॉर डेल्टा एच reaction is delta H1 plus delta H2, which is 647 minus 677, which is minus 30 किलो कैलोरीज। ये आंसर आना चाहिए। So this is basically summation of bond energies of reactant minus summation of bond energies of product। तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट का समेशन 677 आता है। नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था क्योंकि मैं उसको डेल्टा एच के फॉर्म में लिख रहा था। अगर इस फॉर्मेट में लिखता तो 647 ये वैल्यू, 677 ये वैल्यू, और माइनस साइन ये, है ना। तो आप फॉर्मूले से करते तो भी यही वैल्यू आती, और आप इस तरीके से लिख के करोगे तो भी यही वैल्यू पे आओगे, आंसर -30 ही आएगा। ठीक बात है, ये समझ में आया सॉल्यूशन। मैं वेट कर रहा हूँ लोगों के रिप्लाईज का, अभी सिर्फ आरुष का रिप्लाई आया है। हाँ, तो अब जैसे स्पर्श का डाउट है कि सर तो क्या सारे बॉन्ड टूटेंगे? नहीं बेटा। तो जब आप थोड़े सवाल ऐसे करोगे ना, व्हेन यू विल डू फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस, थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो आपको एक बात दिखने लगेगी। क्या दिखेगी? देखो कि सर यहाँ 4 CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं और यहाँ 6 CH बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 4 CH बॉन्ड पहले भी थे, वही 4 बाद में भी हैं। पहले उनको तोड़ा, बाद में उनको फिर बना दिया। तो आप जैसे जैसे सवाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये 4 मत तोड़ो, ये 4 नहीं तोड़ोगे तो यहाँ 2 ही बनाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है भाई? बाकी लोग एक ही के रिप्लाई आ रहे हैं बस। हाँ, तो मैं आपको ये समझा भी देता हूँ। अभी अपन ने क्या किया देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अभी हमने क्या किया। अभी हमने ये किया कि हमने सारे बॉन्ड तोड़ दिए, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये सब तोड़ दो, और फिर इनको दोबारा बनाओ। तो सारे बॉन्ड फिर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब बॉन्ड फिर बनाए अपन ने। अभी अपन ने ये किया इस क्वेश्चन में, है ना। ठीक बात है। आगे आप क्या कर सकते हो कि सर हम सारे बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम एक काम करते हैं, हमको ये दिख रहा है कि CH के जो हैं ये बॉन्ड वैसे ही रहने, तो मैं डबल बॉन्ड तोड़ के एक सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ, और ये H और H तोड़ के ये यहाँ पर एक H और एक H बना देता हूँ। बाकी सर ये जो पुराने H के बॉन्ड्स थे इनको छेड़ा नहीं, पहले भी ऐसे थे बाद में भी ऐसे ही है, तो भी आंसर वही आएगा बच्चों। भाई इस बार एनर्जी ऑब्जॉर्व क्या हो जाएगी, 147 प्लस 104, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, और रिलीज कितनी होगी, -83, और -2 इंटू CH हो जाएगा -198। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो अभी भी -30 आएगा। आया समझ बात? तो अभी हम शुरू में प्रैक्टिस के लिए सारे बॉन्ड तोड़ के सारे बॉन्ड बनाते हैं, आगे चल के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन बॉन्डों को तोड़ो भी मत और बनाओ भी मत। तो तोड़ के बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा, बिना तोड़े हुए उनको वैसे ही रहने दोगे तो भी वही आंसर आएगा। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। क्लियर टू एवरीवन? मैं इसको रब कर दूं, अगला क्वेश्चन दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक से तो कर ही सकते हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री में यही अच्छा है कि लॉजिक अगर आपको ढंग से यूज करना आता है तो आप कर लोगे। वो खराब बात भी यही है
कि क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। चलो और एक बात सवाल करते हैं, फिर अपन रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। लिखो क्वेश्चन। हाँ केवल्य, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ। नंबर वन, pH bond, and second CP bond if आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। नंबर वन, CH4 liquid giving you C gaseous plus 4H gaseous, इसका डेल्टा H1 दे रखा है 500 किलो जूल पर मोल। सेकेंड, C3H8 gaseous giving you 3C gaseous plus 8H gaseous, delta H2 is 1300 kilojoule per mole. Third, CH4 liquid giving you CH4 gaseous, इसका डेल्टा H3 आपको दे रखा है 100 किलोजूल पर मोल। तो इस इन तीन डेटा की मदद से आपको बताना है कि बॉन्ड एनर्जीज CH की क्या क्या आएंगी और CC की क्या क्या आएंगी। नहीं आरुष बेटा, गड़बड़ है। तो पहले तो CH की बॉन्ड एनर्जी निकाल दो, इन तीन में से किसी एक रिएक्शन से आएगी या किन्हीं दो का यूज करके लानी पड़ेगी CH की बॉन्ड एनर्जी। अक्षत एक से तो नहीं आएगी, सही कह रहे हो, केवल दो से आएगी। भाई बॉन्ड एनर्जी क्या कही थी आपको कि गैसियस कंपाउंड से इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करोगे तो बॉन्ड एनर्जी है। तो CH4 लिक्विड से C गैसियस और 4H गैसियस में सिर्फ बॉन्ड एनर्जी लगेगी क्या? इस रिएक्शन को थोड़ी लिख सकते हो आप कि सर दिस डेल्टा H इज इक्वल टू 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं क्या ये? नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि यहाँ CH4 लिक्विड है। CH4 लिक्विड से तो बॉन्ड एनर्जी के सिवा कुछ और भी लगेगा। हमको चाहिए होता है क्या, CH4 क्या क्या हो, यहाँ से गैसियस हो। CH4 गैसियस हो तो फिर हम कह पाएंगे 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी। तो बनाओ रिएक्शन भाई CH4 गैसियस की। वैभव ठीक है बेटा। CH4 गैसियस की अगर रिएक्शन बनानी है तो वो कैसे बनेगी? रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 3 will give you CH4 gaseous giving you C gaseous plus 4H gaseous, delta H1 minus delta H3 is equal to 400 किलोजूल पर मोल। ये आएगा। यहां से फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया आपका। देयरफॉर 400 is equals to 4 into bond energy of CH. Therefore bond energy of CH is 100 किलोजूल पर मोल। ये पहला पार्ट का आंसर तो आ गया। बात समझ में आई और सबको, है ना? ठीक है। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी कैसे आएगा? सेकेंड रिएक्शन की यूज से कि C3H8 gaseous giving you 3C gaseous plus 8H gaseous, इसका डेल्टा एच तुमको दे रखा है 1300 किलोजूल पर मोल।
तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड तोड़े तुमने ये रिएक्शन के लिए? बॉन्ड ब्रोकन क्या है? 2 into Cc, है ना? Cc के 2 बॉन्ड तोड़ोगे। कई लोगों ने 3 लिखे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रक्चर बनाने में 3 कार्बन के बीच में Cc के 2 ही बॉन्ड बनते हैं। देखो जरा स्ट्रक्चर बना के, सब भूल गए ऑर्गेनिक। 2 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों? हाँ या ना? हाँ। और C और H के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 8। 8 into CH। कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्या? कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। तो बॉन्ड्स ब्रोकन ही डेल्टा H के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म तो 0 है। तो 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ C, ये तो पता करनी है। +8 into 100 is 800 is equals to 1300। therefore बॉन्ड एनर्जी ऑफ C, सिंगल बॉन्ड C कितना आ रहा है? +250 kJ/mol। यही आएगा आंसर। देख लो भाई सब लोग। दिस शुड बी योर आंसर फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH and CC। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ बॉन्ड टूट रहे हैं, कहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, बस। और बॉन्ड एनर्जी तभी कहेंगे जब बॉन्ड किस स्टेट में टूटे? गैसियस स्टेट में। लिक्विड या सॉलिड नहीं होना चाहिए, वरना फिर उसको बॉन्ड एनर्जी नहीं कह सकते, फिर उसमें कुछ और एनर्जीज भी इन्वॉल्व होंगी। जैसे लिक्विड से गैस बनाओगे तो वेपराइज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आरुष। लिखा यहाँ तक सब लोगों ने? Okay, next heading that you need to write down is resonance energy. Next heading resonance energy। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम इसको अपनी लास्ट हेडिंग रखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, एंड देन वील मूव बैक टू थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें लिखो रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज resonance energy is defined as extra stabilization in a compound as extra stabilization in a compound। हाँ अर्नव। तो वैसे मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसका यूज हम ज्यादा करेंगे नहीं, हम रिएक्शंस की मदद से ही करेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन थियोरेटिकल। उसके नेक्स्ट लाइन में इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो रेजोनेंस एनर्जी क्योंकि स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है, तो हमेशा रिलीज होती है। मॉलिक्यूल अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। सो व्हेन इट गोस फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इट रिलीजेस एनर्जी, एंड देयरफॉर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव लिखी जाएगी, है ना? इट इज ऑलवेज नेगेटिव when written in form of delta H। हाँ अर्नव। To stop, it is due to the reason, it is due to the reason that resonance
resonance increases stability by decreasing the overall energy state of the molecule of the molecule. Full stop. Next line में resonance energy is also defined as resonance energy is also defined as the energy difference between as the energy difference between resonance hybrid and the most stable canonical form. तो रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे. फॉर एग्जांपल फॉर बेंजीन, तो अगर बेंजीन के लिए ये आपके दो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हैं. These are canonical forms. और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये उसका हम रिप्रेजेंटेशन बना दें. अगर ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड अगर है देन क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्स बना लो फिर मैं समझाता हूँ. बना लिए ये स्ट्रक्चर्स. तो देखो इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दोनों कैनोनिकल फॉर्म बराबर एनर्जी के होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं. इसमें भी ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड ट्रिप सिंगल बॉन्ड है और इसमें भी ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं. ये सेम एनर्जी पर हैं. ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, इनके कुछ एनर्जी लेवल है. दीज आर एट सम एनर्जी लेवल. और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब जब आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इसमें हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है और इसमें हमने यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया. बट रियलिटी में ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन्स रुके नहीं रहते. यानी कि कंटिन्यूस यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता ना यहाँ हमेशा डबल बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो पूरी रिंग पे घूमती रहती है ना. इसलिए उसको हम ऐसा रिंग बना देते हैं. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस बेंजीन के बारे में. तो रियलिटी में जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये तो हमने इसके कैनोनिकल फॉर्म्स बना दिए कि ऑन पेपर पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो बेंजीन का तो हम ऐसा बना देते हैं, है ना. मगर अगर एक्चुअल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो रहा है तो ये कैनोनिकल फॉर्म और एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई एक डिफरेंस होगा. एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा तो एट लोअर एनर्जी होगा.
लोअर एनर्जी, दीज आर एट हायर एनर्जी, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होगा। बेटा लोअर पे क्यों गया, देख जो भी चीज लोअर एनर्जी पे होती है वो स्टेबल होती है। अब ये तेरे कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये एक्चुअल रेजोनेंस में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर मान ले तेरी एनर्जी 10 जूल थी और कुछ एनर्जी बाहर दे दी, -2 जूल कर दी, मतलब 2 जूल बाहर भेज दी, तो कितनी एनर्जी रह जाएगी यहाँ? 8, तो कम हो जाएगी ना। तो when resonance happens, stabilization happens, energy is released। तो एनर्जी रिलीज होगी तो स्ट्रक्चर लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। अर्नव डेटा तो मेरे को अब याद नहीं है एग्जैक्टली बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी का क्या होता है, देखेंगे एक आध क्वेश्चन करते हैं, है ना। बना लिया क्या ये स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से ये एनर्जी प्रोफाइल भी बनानी है भाई, ये बना लो जल्दी से। तो फिर अपन क्वेश्चन करें फिर इसके ऊपर। बना लिए सबने? करें क्वेश्चन। हाँ, ऑर्गेनिक में तो खैर आता रहेगा ये, बिल्कुल आगे और भी आता रहेगा ऑर्गेनिक में। लिखो बेटा क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन लिखो। Heat of dissociation of benzene to elements. Heat of dissociation of benzene to elements is 5535 kilojoule per mole. Full stop. The bond enthalpies of C single bond C, comma C double bond C, and C single bond H are 347.3, comma 615.0 and 416.2 kilojoule respectively. Full stop. Then calculate the resonance energy of benzene. ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। 1.51 किलो जूल, बी 15.1 किलो जूल, सी 151 किलो जूल, या फिर डी 1511 किलो जूल। तो ये डेटा है और इस सब की मदद से आपको बताना है। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद आप आंसर करना। अच्छा एटलीस्ट, अच्छा ठीक है, मैं पूरा नहीं समझा था, मैं कुछ कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब पूछता हूँ आपसे। करो करो भाई करो।
अच्छा बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, उसके बाद आप कर देना। आरुष चारों कैसे हो सकते हैं, कैसी बात कर रहा है? अभी तू ध्यान दे, इधर कैसी बातें कर रहा है? क्लास के बाहर जाना है क्या तेरे को? हाँ इधर देखो, तुम्हें बोला है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन टू एलिमेंट्स इज 5535, यानी कि तुम्हें रिएक्शन दी हुई है बेंजीन ब्रेकिंग इनटू, कितने कार्बन देगा भाई? हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने देगा? 6 हाइड्रोजन देगा। इसका डेल्टा एच तुमको दे रखा है, डेल्टा एच इक्वल टू 5535 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है। और तुमको कुछ बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड एच, ये दे रखा है। तो अगर तुमको कैनोनिकल फॉर्म दिया हो बेंजीन का, उसमें मैं एच के बॉन्ड्स बना देता हूं, और इससे तुम यहां जाओ, तो इसका जब डेल्टा एच लिखोगे, तो अपन इनको नंबर कर देते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स नंबर इट आउट। इसको डेल्टा एच वन कह देते हैं। हाँ वैभव, हाँ पर इसको डेल्टा एच टू कह देते हैं। तो इसको, ये बेसिक बिना रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से यहां जाने में कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तुमको? सही है स्पर्श। डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा एक, तो कितने डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 3। तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, प्लस सिंगल बॉन्ड कितने तोड़ने पड़ेंगे सी सी के? 3। तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, प्लस सी एच के बॉन्ड कितने तोड़ने पड़ेंगे? 6। तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच। तो इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते, 3 इंटू सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी कितनी दी है? 615। 3 इंटू 615 प्लस सी सिंगल बॉन्ड सी की कितनी दे रखी है? 347.3। तो 3 इंटू 347.3 प्लस सी एच की कितनी दे रखी है आपको? 416.2। तो 66 इंटू 416.2। तो डेल्टा एच टू कितना आ रहा है? करो इसको सॉल्व। नहीं आरोश, 5384.1 पक्का? डायरेक्ट लिख दूं? कैलकुलेट नहीं करूं फिर मैं? ठीक है, तुम कह रहे हो तो लिख देता हूँ। 5384.1, और यूनिट आएगी किलो जूल, ये ना डेटा सारा? हाँ, किलो जूल में 0.1 किलो जूल। अच्छा, अब एक बात और बताओ, कैनोनिकल फॉर्म से, कैनोनिकल फॉर्म से बेंजीन तक जाते हैं, तो डेल्टा एच जो होता है वो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होता है है ना? होता है। अब इस पे हेसिस लॉ अप्लाई कर दो, कि यहां से यहां जाओ और यहां से यहां जाओ तो बराबर एनर्जी लिख लेगी। ऐसे कर दो, या ये कह सकते हो कि यहां से यहां की एनर्जी इज इक्वल टू यहां से यहां की एनर्जी, जैसे भी लिखना चाहो, सब तरफ से आंसर सेम आएगा, इक्वेशन सेम बनेगी। तो मैं ये कर देता हूं कि दिस पाथ एंड दिस पाथ will have same energy, which means delta H plus delta H1 is equal to delta H2 लिख दूं? तो यूजिंग हेसिस लॉ,
डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा एच टू, तो रेजोनेंस एनर्जी प्लस 5535 is equals to 5384.1. Therefore, resonance energy is equal to 5384.1 minus 5535. तो ये कितना आ जाएगा? 150.9. तो अप्रोक्सीमेटली 151 कर देते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 151 किलो जूल्स। ठीक है, अभी मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसके ऊपर। बट बेसिकली क्या होगा कि रेजोनेंस एनर्जी में आपको, हाँ नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, -151 किलो जूल नेगेटिव आएगा। रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव ही आती है, -151। तो आरुष बेटा, कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, बट तुम ये तो कह सकते हो ना कि यहाँ से अगर इसको एनर्जी देके इस फॉर्म में लाया जाए और फिर तोड़ा जाए तो उसका डेल्टा एच निकाल सकते हो ना बॉन्ड एनर्जी से। भाई बॉन्ड एनर्जी से जब डेल्टा एच निकालोगे तो कैनोनिकल फॉर्म से ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट डबल बॉन्ड होता ही नहीं ना। एक्चुअल बेंजीन में सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। अब तुम्हें डबल बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है और सिंगल बॉन्ड की दे रखी है, तो इस डेटा को इस स्ट्रक्चर पे तो यूज कर ही नहीं सकते तुम। ठीक है, तो जब भी आपको रेजोनेंस एनर्जी दी हो और बॉन्ड एनर्जीज दी हो तो क्या होगा कि आप कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो डेल्टा एच होगा वो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल आएगा, है ना। और एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, फिर वील मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लॉ वाला पार्ट। चलो लिखो बच्चों एक और क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म क्यों स्पर्श? क्योंकि देखो, जैसे बेंजीन में तो एक ही कैनोनिकल फॉर्म होता है। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके पहले मैं ये बात और बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास तीन अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म होते किसी कंपाउंड के ए बी सी, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता कुछ आर एच। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सबसे स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच के ही डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म जो हम बना सकते हैं उसके, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। तो बेंजीन में तो खैर सारे कैनोनिकल फॉर्म इक्विवेलेंट होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लिखो सवाल। इस बार CO2 में रेजोनेंस करवाएंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि सब में एक्चुअली बहुत अच्छा रेजोनेंस हो, जैसे CO2 में कुछ खास अच्छा रेजोनेंस नहीं होता। मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ रेजोनेंस अगर है, तो उसका यूज कैसे करेंगे। देखो, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ, कैलकुलेट the heat released on complete combustion of 24 grams of carbon graphite by using the given data, by using the given data। तो इसमें भी आपको हेजेस लॉ यूज करनी पड़ेगी। आपको कुछ डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है? डेल्टा एच sublimation of carbon graphite is equal to x1, bond energy of O double bond O is equal to x2, comma, bond energy of C double bond O is equal to x3,
and delta H resonance for CO2 is x4। आपको एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस फॉर CO2 भी दे रखा है, वो है x4। तो आपको x1 x2 x3 x4 के टर्म में हीट रिलीज ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बताना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। राइट डाउन द रिएक्शन। हाँ भी लिखा रिएक्शन। तो बेसिक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच आपको चाहिए, वो रिएक्शन ये है, देखो। यू हैव कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 gaseous गिविंग यू CO2 gaseous। इसका डेल्टा एच आपसे पूछ लिया है। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, सब्लिमेशन का दे रखा है। तो ये सॉलिड है, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड है। इससे आप कार्बन गैशियस बनाओगे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू x1 आएगा, हाँ या ना? देखो एक बार। आपने अगर ग्रेफाइट सॉलिड से ग्रेफाइट गैशियस बनाया तो सब्लिमेशन के बराबर एनर्जी लगेगी, तो ये x1 आ गया। ठीक है। ये O2 को तोड़ के अगर आप दो ऑक्सीजन के एटम्स बनाते हो, तो इसको अगर मैं H1 कह रहा हूं, इसको H2 कह दूं, तो इसमें X2 एनर्जी लगेगी। 1 मोल आपने H2 के बॉन्ड तोड़ दिए हैं, O2 के, सॉरी। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप CO2 गैसेस बनाते हो, CO2 गैसेस भी ऐसा C डबल बॉन्ड O गैसेस बनाते हो, तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो -2 × X3 रिलीज होगी। दो आपने C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड बना दिए हैं, तो फॉर्मेशन में रिलीज होती है, और दो बनाए हैं तो 2x3 रिलीज होगी। अब लास्ट, ये आपका एक कैनोनिकल फॉर्म है C डबल बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस नहीं माना है, ये विदाउट रेजोनेंस है, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड बना है, इसमें रेजोनेंस नहीं माना है। दिस इज विदाउट रेजोनेंस, और ये विद रेजोनेंस है। तो यहां से यहां जाने में ΔH4 कितना आएगा? क्या लिख दें इसको? रेजोनेंस एनर्जी। बिल्कुल। तो ये कितना दे रखा है? x4 दे रखा है रेजोनेंस एनर्जी, दे रखा है ना? हाँ, केवल ये देखो, दो ग्रेफाइट कर देंगे। अभी अपन ने 1 मोल ग्रेफाइट के लिए कर लिया, हमने हेसेस लॉ 1 मोल ग्रेफाइट के लिए कर ली। बाद में ये 2 मोल ग्रेफाइट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी पहले 1 मोल के लिए अपन डेल्टा एच निकाल तो लें, है ना? तो अब हेसेस लॉ अप्लाई करो, तो यहां से यहां जाओ, या इन सब रास्तों से घूमते हुए यहां आओ, दोनों से डेल्टा एच बराबर आने वाला है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ΔH1 प्लस ΔH2 प्लस ΔH3 प्लस ΔH4 आएगा। सही बात है बच्चों। सॉरी। तो देयरफॉर
using Hess's law, delta H is equals to delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4. तो ये आ रहा है x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस x4. दिस इज, ये किसके लिए आया है? फॉर 1 मोल ग्रेफाइट. Therefore, for 2 mole graphite, delta H equal to 2 into x1 plus x2 minus 2x3 plus x4 हो जाएगा. This will be your answer. तो पॉइंट ये है कि बॉन्ड एनर्जी से जो आप जैसे डेल्टा एच निकाल रहे हो, उसमें बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जो आंसर आता है उस वो रेजोनेंस एनर्जी वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने बॉन्ड बनाया, उसमें रेजोनेंस एनर्जी कहीं काउंट नहीं की है. बॉन्ड से जब एक्चुअल मॉलिक्यूल पे जाओगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला मॉलिक्यूल होगा जिसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड हो जाएगा, तो जो डिफरेंस होगा वो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होगा. यही चीज अपन ने भी बेंजीन वाले क्वेश्चन में भी की थी, है ना. यहाँ भी हमने क्या किया था देखो, कि जो बॉन्ड एनर्जीज वाला पार्ट था उसमें बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर था, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड था. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल था. ठीक बात है. तो इसको नोट कर लो. और आई थिंक थर्मोकेमिस्ट्री के लिए ये अपन लास्ट क्वेश्चन रख लेते हैं इसको, कि थर्मोकेमिस्ट्री में दिस कैन बी आवर लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. हाँ, पर रिएक्शन लिखने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, ये बात है. बट ये कि रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी. थोड़े क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लो, काफी आसानी से आगे चल के क्वेश्चन होने लगते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल पूछे भी जाते हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी, दोनों में पूछे जाते हैं. और बहुत मुश्किल नहीं होते अगर आप एक बार समझ लो तो. ठीक है. हाँ स्वानी बेटा, एक सेकंड. तो ये बच्चों, आज की स्लाइड्स में एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ. कुछ बच्चों ने अगर लेट ज्वाइन इन किया था, तो बॉन्ड एंथैल्पीज से हमने आज डिस्कशन शुरू किया था. तो यहाँ एग्जाम्पल के डिस्कशन के बाद, दिस वाज आवर फर्स्ट स्लाइड. इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़े थे. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो. फिर ये क्वेश्चन किया था हमने, इसके बाद एक और क्वेश्चन किया था बॉन्ड एनर्जीज के ऊपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड बॉन्ड एनर्जीज, उनको यूज कैसे करना है. सेकंड क्वेश्चन था ये. देन आफ्टर दिस देयर वाज थर्ड क्वेश्चन. ये एक और क्वेश्चन किया था हमने सारी बॉन्ड एनर्जीज के साथ. और आफ्टर बॉन्ड एनर्जीज वी मूव्ड ऑन टू रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड में एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहा था, जिसमें एग्जांपल हमने बेंजीन का लिया था. अच्छा वैभव, तो ये हमारा एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल फॉर्म और डिफरेंस का रेजोनेंस एनर्जी. और फिर ये पहला क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी पे. और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुमने अभी डिस्कस किया ही है. ठीक है. चलो बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग जो अब आपको लिखनी है, वापस से फ्रेश पेज से, थर्मोकेमिस्ट्री में अभी अपन इतना ही रख रहे हैं अपना डिस्कशन. नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
एनसीईआरटी में और भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनको प्लीज गो थ्रू कर लेना। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, जैसे कि वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, है ना, फ्यूजन, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं। लिक्विड से वेपर कन्वर्ट किया तो वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया तो फ्यूजन या मेल्टिंग, या सॉलिड से वेपर कन्वर्ट कर दिया तो सब्लिमेशन, है ना, डाइल्यूशन। ये बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन दी हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना एनसीईआरटी से। उनमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए हम उनको रिपीटेडली लिख नहीं रहे। चलो चलो चलो, उसके बाद एनसीईआरटी में आगे बढ़ोगे तो आपको सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड लॉ, ये सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें हम सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे, एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, थर्ड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग के नीचे लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ हेल्प्स अस टू डिटरमाइन second law helps us to determine the direction in which determine the direction in which energy can be transferred. Energy can be transferred. Full stop. It helps us to predict whether a process, it helps us to predict whether a given process it helps us to predict whether a given process or chemical reaction can occur spontaneously can occur spontaneously. Full stop. It helps us to know the equilibrium conditions of a chemical reaction. Yeah, कोई से लिख दो. It also helps us. It also helps us to know the equilibrium conditions of a chemical reaction. Full stop. इसका स्टेटमेंट क्या है वो लिखते हैं, इसके कई सारे स्टेटमेंट्स हैं. There are various different statements for the second law. कई तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. कुछ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, सारे फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे. केवल बेटा 20 more minutes प्रोबेबली लिखो. स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ में इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, it is impossible to use a cyclic process. It is impossible to use a cyclic process to extract heat from a reservoir to extract heat from a reservoir and to convert it into work. And to convert it into
work without transferring a certain amount of heat without transferring a certain amount of heat from a hotter part to a colder part from a hotter part to a colder part of the body at the same time. Stop. और इसका दूसरा काफी छोटा स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इट इज ऑल्सो स्टेटेड एज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. It is also stated as the entropy of the universe is constantly increasing. तो अब इसमें एक वर्ड आ गया एंट्रोपी, जिसको समझेंगे हम थोड़ा सा, इसको हमको समझना पड़ेगा एंट्रोपी क्या है. और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली अगर लिख दें तो मैथमेटिकली डेल्टा एस यूनिवर्स यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स which is delta S system plus delta S surrounding, ये जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा. डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे. बिल्कुल अक्षत, ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यही कहता है कि आप ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंट हो. मतलब उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होंगे अगर आपने कोई हीट इंजन बनाया तो, है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मैं समझा भी देता हूँ, बहुत लॉजिकल सी बात है. ये सेकंड स्टेटमेंट कैसे है, नहीं नहीं, कार्नोट साइकिल बनता है, बिल्कुल कार्नोट साइकिल बनता है, बट कार्नोट साइकिल में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हीट लॉस ना हो रहा हो, है ना. मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, ये भी समझा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ. ये लिखा सबने, तो देखो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो, है ना. इसको एनालॉजिकली बहुत फिजिकली समझते हैं. तो देखो बच्चों, वैसे तो आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना ये बात मैं थोड़ा अलग से डिस्कस करता. नेचर में हम कुछ कहीं से जीरो से जनरेट नहीं कर सकते. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, नेचर में एक प्रोसेस होने की टेंडेंसी रखता हो तो उस प्रोसेस में बीच में हम कुछ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट का मतलब है. मतलब क्या है कि मान लो आपके पास सन है, या चलो सन भी नहीं, आपके पास एक हॉट बॉडी है, ठीक है. अब अगर आपके पास सिर्फ ये हॉट बॉडी है और कुछ भी नहीं है इसके आसपास, तो क्या इससे हीट कहीं फ्लो करेगी क्या? है ना. जब तक इस पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता तब तक हीट फ्लो नहीं होती है. तो अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है और एक आपको कोल्ड बॉडी चाहिए, तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा. तो देर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट. तो इस ये नेचुरली होगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? अगर एक हॉट बॉडी रख दी और एक कोल्ड बॉडी रख दी और वहां पर बीच में आपके पास सिस्टम में मतलब एयर वगैरह है या कनेक्टेड है, तो अपने आप हीट फ्लो होती है. आपको एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है क्या हीट को फ्लो कराने के लिए? नहीं करनी पड़ती. तो ये नेचुरली होता है. अब हमारा डेफिनेशन ये कह रही है कि ऐसे में आप एक इंजन लगा सकते हो जो कुछ वर्क दे दे आपको. तो ये तो पॉसिबल है कि जब एक नेचुरल टेंडेंसी हो हीट के फ्लो होने की,
तो उसमें से हम कुछ वर्क एक्सट्रैक्ट कर लें। अब इसमें क्या होगा कि नेचुरल टेंडेंसी होगी तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा यहाँ पे। जो हीट यहाँ से आ रही है Q1 और यहाँ जा रही है Q2, तो कुछ हीट लॉस हो गया। जो डिफरेंस है हीट का वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक हॉट बॉडी हो, उसमें आप एक सिस्टम लगा दो और वो Q1 हीट ले और Q1 हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे सिस्टम क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि जब तक टेंडेंसी नहीं है हीट के कहीं फ्लो होने की, तब तक आप काम नहीं करवा सकते उससे। जब तक टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, हीट खुद फ्लो होना नहीं चाहती, तब तक वो फ्लो नहीं होगी। जब तक वो फ्लो नहीं होगी तब तक आप उससे काम कैसे कराओगे? ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहता है। और इसकी एनालॉजी पानी के डैम से बहुत अच्छे से समझ में आती है। मान लो आपके पास एक पानी का डैम है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जब तक पानी में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता तब तक पानी फ्लो करेगा नहीं। तो रखे हुए पानी से आप वर्क करवा सकते हो क्या? इससे इलेक्ट्रिसिटी बनवा लोगे क्या आप? नहीं बना पाओगे ना। आपके पास जब यहाँ पे आपने एक फ्लोइंग पाइप लगा दिया, एक ग्रेडियंट बना दिया कि ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पर है और यहाँ लो पोटेंशियल एनर्जी हो, तो बीच में आप टरबाइन लगा सकते हो। और क्या आप यहाँ वाली पूरी पोटेंशियल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दोगे क्या? जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगा क्या ये? नहीं आएगा ना। पानी कुछ तो एनर्जी अपने साथ लेके जाएगा ही। तो आप सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस बात की बात है कि वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट होना जरूरी है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो हीट लॉस होगा ही होगा। तो इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही। किसी भी हीट इंजन में आप कितना भी अच्छा हीट इंजन बना दो, आपने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 - T2/T1। ये फिजिक्स में आता है। इसमें 100% एफिशिएंसी तभी आ सकती है जब ठंडी जगह जो है वो 0 केल्विन पर हो। 0 केल्विन पर कहने का मतलब है कि वो हीट गेन बिल्कुल ही ना कर रही हो। क्योंकि अगर 0 केल्विन पर उसने थोड़ी भी हीट ली तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। बिल्कुल, ये कारनोट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। बिल्कुल, कारनोट इंजन के लिए। तो प्रैक्टिकली नेचर में हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ 100% हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ही होंगे। खैर, दैट इज कारनोट साइकिल, जो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा डिस्कस होता है। बट बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इट, इसलिए अपन ने उस बात को यहाँ पर समझ लिया। अभी हमारा एम है एंट्रोपी डिफाइन करना। हमको उससे काम है, रिएक्शंस में हमें एंट्रोपी काम आएगी। तो यहां तक लिखा बच्चों? अच्छा, अभी और जो बात करी अपन ने नेचुरली हीट फ्लो होने वाली, वो बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? पानी की फ्लो होने वाली कि भाई कुछ नेचुरल टेंडेंसी होगी तभी हम वर्क करवा सकते हैं। अगर कोई नेचुरल टेंडेंसी है ही नहीं तो हम वर्क करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब लिखो एंट्रोपी। अरे वाह पीयूष, वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर, क्लियर, वेरी गुड, अच्छा है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एंट्रोपी इन ब्रैकेट कैपिटल एस। तो उसमें लिखो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। Entropy is the measure of randomness or disorder. Full stop. It is a state function. It is a state function and an extensive property. And an extensive property. Full stop. मैथमेटिकली हम इसको कैसे मेजर करेंगे? मैथमेटिकली किसी प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, ds, change in entropy is dq reversible by t
और डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो चेंज इन एंट्रोपी को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आगे चल के मैं इसके दूसरे फॉर्मूलेस डिराइव करवा दूंगा। ये फॉर्मूला कुछ ही कंडीशंस में हम काम कर यूज ले पाएंगे डायरेक्टली, बाकी इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला हम बना लेंगे जो हम जनरली किसी भी कंडीशन में यूज कर पाए। एक बात याद रखना बच्चों, ये एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर आपने इसका एक फॉर्मूला बना लिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर आपके पास एक रास्ते से इसकी डेल्टा इसकी वैल्यू है, तो पाथ कोई भी हो, क्या हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, है ना? तो पाथ कोई भी हो हम वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो गया अगर ए से बी है, तो एक रास्ते से अगर डेल्टा एस पता है तो हर रास्ते से डेल्टा एस उतना ही आएगा, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है। रैंडमनेस मैंने आपको पहले बताई हुई है, रैंडमनेस क्या होती है आपके घर के एग्जाम्पल से, कि जब आप घर आते हो स्कूल से तो रैंडमनेस कैसे कहते हैं। तो वो रैंडमनेस बेसिकली वो है, मॉलिक्यूल्स के साथ भी है। एक और एग्जांपल मैं भी थोड़ी देर में लूंगा, जहाँ गैसेस के मिक्सिंग वाला एग्जांपल अपन लेंगे। तो अगली जो सब हेडिंग आपको इसमें लिखनी है एंट्रोपी के अंडर, वो लिखनी है एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कब हम किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहेंगे? आर 6 o'clock बेटा। तो ये लिख लो, एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग, एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। तो इसमें लिखो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन an isolated system, comma, the change in entropy is positive। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव चेंज ही आएगी, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। हाँ ओम बेटा, आई रेड दैट। लिखो एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ गैसेस केप्ट इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, mixing of gases kept in an isolated container। what this example means is कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये कंटेनर ना तो किसी से हीट लेता है, ना किसी को हीट देता है, ना इस पे कोई वर्क करता है, ना ये कंटेनर किसी पे वर्क करता है। और इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने शुरुआत में रख दिया इस तरीके से कि गैस ए के मॉलिक्यूल्स एक पार्ट में है और गैस बी के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे सेक्शन ऑफ दी कंटेनर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और बी की राइट हैंड साइड है। इस कंटेनर को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, तो कुछ टाइम बाद बिना आपके कुछ करे क्या होगा, सिस्टम के अंदर क्या गैसेस ऐसे अलग अलग ही बनी रहेंगी क्या? नहीं बनी रहेंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो जो आपकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना?
तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली। तो क्या हुआ, ये आपने कुछ किया क्या, इसमें आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ा क्या? नहीं, ये काम अपने आप हो गया। तो जो प्रोसेस अपने आप हो, जिसमें आपको एफर्ट ना लगाना पड़े, बात सुनना, अपने आप का मतलब ये नहीं है कि वो हो ही जाएगा खुद से, इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा आगे चल के। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको वर्क ना करना पड़े, अ प्रोसेस इन विच यू डोंट हैव टू डू अ वर्क, in which you don't have to do work, तो नहीं, in which you don't have to do work is known as a spontaneous process। तो इसका जो डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ रैंडमनेस कम थी, यहाँ रैंडमनेस ज्यादा है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, यही हमने लिखा है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। तो इसके नीचे एक दो लाइनें और लिख लेते हैं और एक नोट लिख लेते हैं, फिर आज के लिए लेक्चर यहाँ पे होल्ड कर देंगे, फिर we'll continue from here after that। लिखा है यहाँ तक सबने, डायग्राम बना लिया? सिर्फ सुहानी का रिप्लाई आया अभी तक और जानवी का। चलो कू का भी आ गया, 3 लोगों के रिप्लाई है बस। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, लोगों के रिप्लाई आ गए, ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से इसके नीचे वाला स्टेटमेंट और नोट वो लिख लेते हैं। देखो, इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, इफ द सिस्टम is not isolated, then the entropy change in both the system and the surrounding then the entropy change in both the system and the surrounding are to be taken into account, are to be taken into account and system plus surrounding make an isolated system। Full stop। Therefore delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding is greater than 0। और जो बातें हम नोट में लिख रहे हैं इनको आगे जाके हम समझेंगे भी डिटेल में। तो नोट का पहला पॉइंट, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस at equilibrium delta S is equal to 0। And second, for an irreversible process in bracket spontaneous bracket closed, for an isolated system delta S is greater than 0। तो ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को हम समझेंगे आगे इस चैप्टर में कि जब एक इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। इसको हम मैथमेटिकली भी ला देंगे कि भाई अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए, कैसे आएगा वो हम मैथमेटिकली ले आएंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेट डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग प्रोसेस में, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में, वो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना है।
तो वहां से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। केवल ये बेटा एक सेकंड अपन करते हैं इस पे बात, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी से अपन लोग बात शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, और एंट्रोपी और थर्ड लॉ तक प्रोबेबली विल गेट इनटू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखा सबने?